पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक शो में मुनीर नियाज़ी का शेर कोट किया था। वो शेर दोबारा कोट करता हूँ। मुनीर इस शहर पे असेब है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता। जिसका ट्रांसलेशन मैं यूँ करता हूँ कि आनियाँ जानियाँ तो बहुत हैं, फुर्तियाँ तो बहुत हैं, मगर रिज़ल्ट आलमोस्ट 0/0 है। हमारे साथ आज इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं गुल बुखारी साहिबा। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। गुल, आपका एक आर्टिकल हमने पढ़ा भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरीदे में, जिसमें आपने वो सारा सिनेरियो एनालाइज़ किया जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। इमरान खान की सरकार को गए 1 साल से कुछ दिन ऊपर हो गए और पीडीएम की सरकार को बने 1 साल से कुछ दिन ऊपर हो गए। लेकिन इस बार जो पॉलिटिकल रिफ्ट है वो यूँ लगता है कि इमरान खान प्रोजेक्ट के जो बाकियात बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ कनाडा में बैठ के ये महसूस करते हैं कि जो खामोश मुजाहिदीन शायद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो अभी भी इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहे हैं? आप हमसे बेहतर हालात को जानती हैं, आप मेरी इस बात पे क्या कमेंट्री करेंगी? देखिए, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट से आपका मतलब सिर्फ पाकिस्तान आर्मी या सीक्रेट एजेंसी है, तो जाहिर है वहां भी कुछ ओहदों पे बाकियात होंगी। लेकिन आपको पता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट का वाइडर मीनिंग क्या होता है। इस्टेब्लिशमेंट वो होती है जो मिलजुल के मुल्क के मामलात को कंट्रोल करती है, और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, इसमें जुडिशरी भी होती है, इसमें दीगर बहुत सारे इदारे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान के सहूलतकार अभी बहुत जगहों पे उनकी बाकियात बाकी हैं। यही वजह है कि आ, देखिए, कोई कोई भी केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है इमरान खान का। कितनी फ्लेग्रेंटली वो कानून को फ्लाउट करते हैं, जत्थे लेके आते हैं, पुलिस पे पेट्रोल बम्स चलते हैं शहर के बीच में। पूरी दुनिया में मजाक उड़ा पाकिस्तान का कि ये कोई इलाका गैर में कोई दहशतगर्द तो नहीं थे जिनको पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी पुलिस पकड़ नहीं पाई। लाहौर शहर के जमान पार्क में उल्टा पुलिस पेट्रोल बम खा के शिकस्त हुई उसको, और एक तरह से रियासत को शिकस्त हुई। तो ऐसा होता नहीं है। अब पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, ये भी इंकशाफात हो चुके हैं कि पुलिस के अंदर बैठे हुए लोग इमरान खान को इतला देते थे कि हमें ये ऑर्डर है, हमने फलानी चौकी पे आपको इंटरसेप्ट करना है, रोकना है, आप अपना रूट यहाँ से वहां कर लें। तो जब आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट प्योरली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मेहनत करके 10, 15, 20 साल यूथिया जहां जहां इंसर्ट किए गए, बिठाए गए। आपको अभी पता है केपी की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कितने लोग तनख्वाह ले रहे थे। बल्कि एक दिन मैंने कमर जमान कायरा साहब का एक इंटरव्यू देखा जिसमें इंटरव्यूअर्स उनसे पूछ रहे थे कि कायरा साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बैठ के, जो फेडरल है, वहां से लोग बैठ के वो तनख्वाह ले रहे हैं, और वो पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ फेसबुक पोस्ट और ट्वीट्स और ये सारा कुछ करें, आप उनको निकाल क्यों नहीं देते? तो कायरा साहब ने कहा कि देखें, हम तो रोजगार देते हैं, हम लेते नहीं है। इस तरह करके बात खत्म हुई। लेकिन मेरा ख्याल था, अगर मैं होती उस वक्त अपने दोस्तों की जगह, तो मैं कहती कायरा साहब, निकालने को तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, उनको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन या ट्वीट्स या साइड लेने की पब्लिकली इजाजत नहीं होती। ये लॉ है। और आप एक डिसिप्लिनरी एक्शन तो ले सकते हैं। आप उनको वार्निंग दें, आप उनको बताएं कि ये काम आप नहीं करेंगे, अगर आप ये काम करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो यानी मिनिस्ट्रीज के अंदर, अब ये तो हुकूमत की अपनी मिनिस्ट्री हैं जिसके अंदर लोग बैठे हुए, इसी तरह चैनल्स में अभी तक बैठे हुए, इसी तरह एफआईए में है, पुलिस में है, हर जगह है, जुडिशरी में है। कौन सा शोबा है जिसमें नहीं है? तो बात यहाँ पे मतलब लंबी नहीं करना चाहती, बट यस, हिज फैसिलिटेटर्स आर देयर एंड दैट इज व्हाई ही कंटिन्यूज टू बी अ न्यूसेंस एंड अ मेनेस।
देखिए, इमरान खान के हवाले से मेरी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग अपनी जगह पे, लेकिन अपरेंटली हमें यहाँ पे बैठ के जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान अपनी सरकार के जाने के बाद बहरहाल अपरेंटली पॉपुलर हुए। एक ख़ास तरह का माइंड सेट है, सिर्फ इमरान खान ही नहीं, उनके सपोर्टर्स का भी। और वो जो माइंड सेट है वो हमें जजों की सूरत में या खामोश मुजाहिदीन की सूरत में या जो ब्रॉडर टर्म की एस्टैब्लिशमेंट है उसकी सूरत में, पुलिस हो, टेक्नोक्रेसी हो, वहाँ सब में नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी समाज के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। ये रियलिटी मुझे उनको लाइक या अनलाइक करने के बावजूद माननी पड़ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसका सलूशन आपको क्या नज़र आता है? देखिए, पहले अगर आप इजाजत दें, आप बेशक माने, लेकिन ये जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत एम्प्लीफाइड है। एकदम से, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, एकदम से इमरान खान की जो स्पेसेस हैं वो लाखों से हजारों पे आ गई हैं जब बहुत से पेड एम्प्लॉइज निकाले गए। तो असल पॉपुलैरिटी का मेजर इलेक्शन ही होगा। लेकिन आपका एंड में सवाल था कि इसका सोल्यूशन क्या है? जी, मतलब इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक्सेप्ट करने से तो कोई मना नहीं कर रहा, बट ही हैज टू प्ले बाय द रूल्स। ये नहीं हो सकता कि हम जिसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यू हैव टू टॉलरेट इंटॉलरेंस। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इंटॉलरेंस। इमरान खान को जरूर एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक रियासत का और सिटीजन्स का। ही हैज टू अबाइड बाय दैट। इफ ही प्लेज बाय द रूल्स, व्हाई नॉट? उनको किसने कहा कि आप असेंबली से निकलें? उनको किसने कहा आप तोड़ें? उनको, जब वो हुकूमत में थे तो उनको अपोजिशन कहती थी आइए मिसाके मईशत करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा। तो एक आदमी अगर ना लॉ को मानता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, फस्तायत दिखाता है, वो अगर उसी रूल्स से खेलेगा जिस रूल्स पे बाकी सारे खेल रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। मसला तो उनके अपने अंदर है। उनको लोगों ने एक्सेप्ट करने से, मेरे जैसे लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया, बट ही हैज टू प्ले बाय द रूल्स व्हिच ही एक्सपेक्ट्स अदर्स टू प्ले बाय। बात कानून और आइन की करते हैं, खुद जत्थे लेके पहुंच जाते हैं। बात कानून और आइन की करते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फॉइल करते हैं, जो एक आईनी तरीका है। आपको अच्छी तरह मालूम है, आपके ऑडियंसेस को मालूम है कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर 9-10 गए, या कत्ल होके गए, या उनसे इस्तीफे फोर्स किए गए, या उनको माजूल किया गया, लेकिन ये पहला प्राइम मिनिस्टर था जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गया, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और पिछले एक साल में, कल ही परसों ही बरसी थी ना इनकी हुकूमत की, उस एक साल में इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका, बाइडेन, बाजवा, डर्टी हैरी, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, हुसैन हकानी, पता नहीं किस किस को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। वहां पे कोई 250-300 पार्लियामेंटेरियन है जिसने वोट डाला था, वो उसके तहत गए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज हुई है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो बात मेरी ये है कि उनको एक्सेप्ट करना इज नॉट द प्रॉब्लम, बट वी विल एक्सेप्ट हिम इफ ही प्लेज बाय द रूल्स। आपका ये कहना कि उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर वो रूल्स के मुताबिक अपनी गेम खेलें, और इमरान खान का अपरेंटली यही रवैया है कि मैं ना मानूं। क्या पाकिस्तान के जो करंट पॉलिटिकल
इकोनॉमिक सोशल क्राइसिस हैं जिसका आपने जिक्र अपने आर्टिकल में किया, और हम इसका लिंक भी अपने इस शो के नीचे दे देंगे। क्या ये सारे के सारे इमरान खान के पैदा करदा हैं या तमाम स्टेक होल्डर्स का इसमें हाथ है? यानी इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है, यकीनन इसमें सबका हाथ है, सबका। लेकिन और किसी को एग्जोनरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बतदरीज पाकिस्तान की हालत खराब होती चली गई है। किसी ने भी फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं किए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब दो पार्टियां जो मैच्योर हो गई थीं, सो टू स्पीक, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और उन्होंने एक मिसाक जमहूरियत कर लिया था, और वो उनको समझ आ गई थी कि जब हम एक दूसरे की कमर में खंजर खबोते हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर, तो हमेशा वही तीसरी कुव्वत पाकिस्तान आर्मी उसका फायदा उठाती है। तो हमें जमहूरियत के साथ चलना होगा। और बाय एंड लार्ज, अपार्ट फ्रॉम एन इंसिडेंट हेयर और एन इंसिडेंट देयर, ये पार्टियां मैच्योर हो गई थी। उससे बहुत तकलीफ हुई एस्टैब्लिशमेंट को, और उनको अपने पांव उखड़ते हुए नजर आए, क्योंकि अगर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जिस तरह 2013 में हुई थी पीपल्स पार्टी से नून लीग को, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा, तो वो उनके लिए इमरान खान की जबान में खतरनाक हो गया था। जितनी जमहूरियत मजबूत होगी, उतनी ही एस्टैब्लिशमेंट की जो होल्ड ओवर पावर है वो कम होगी। लंबा नहीं करती, उसके मैं आपको बहुत सारे दे सकती हूँ एग्जांपल्स कि क्या कुछ उन दो अदवार में हुआ जिसकी वजह से खतरे की घंटियां बज गईं, और उन्होंने एक स्पैनर इमरान खान की शक्ल में लाकर इस अमल के अंदर डाला और घुसाया, राइट। तो और जब वो आ गए, तो आप मेरे से नहीं, आप ऐसे सहाफियों से पूछें जो 40-40 साल से सहाफत कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि हमने ऐसी फस्तायत एक्चुअल मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में नहीं देखी। और उनको छोड़िए, मेरे पे आ जाए, इतनी इनकॉम्पिटेंस या करप्शन या दोनों का मलगूबा मैंने नहीं देखा पिछले अदवार में, जब से मैं पॉलिटिक्स को देख रही हूं। तो जिसे कहते हैं ना कि आप राम 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 से डाउनहिल आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, इमरान खान उसको यूं नोज डाइव करके ले गए। आपको याद है इन्होंने पायलट्स के साथ क्या किया था? याद है? बिठा दी, एयरलाइन ही बिठा दी। इस तरह की हरकतें। या फिर आपको याद होगा कि इन्होंने मैं ना मानू के तहत कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, इन्होंने पूरी कोशिश की कि केपी की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत दोनों के फाइनेंस मिनिस्टर, मेरा ख्याल है, वो आईएमएफ को लिखें ताकि आईएमएफ के साथ डील ना हो सके और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। खुदारा, आप इन साहब को पिछले 75 साल डिक्टेटर्स निकाल के, मिलिट्री निकाल के किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और आज जहां हम खड़े हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही, भाई किसी को निकाल देते हो, कोई चला जाता है, वो 5 साल वेट करता है कि नहीं करता? इस आदमी से 1.5 साल नहीं वेट हो रहा था। एक सियासतदान होता है, उसकी 9 लाइव्स होती हैं। मियां साहब कितनी दफा निकाले गए, वापस आए, जरदारी साहब जेलें काटी, बेनजीर भुट्टो, वो सियासतदान है। उनके साथ ज्यादती भी हो तो वो अपनी बारी का वेट करते हैं। इनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी, ये ऐन आईनी तरीके से निकाले गए थे। लेकिन इन्होंने वावेला डाला, मैं तारीख लेके जाऊंगा, मैं हुकूमत गिराऊंगा। भाई हुकूमत गिराने के 2 तरीके होते हैं, एक ये कि वो हुकूमत खुद रिजाइन कर जाए, दूसरा आप नो कॉन्फिडेंस ले आए। आईनी तरीका तीसरा कोई नहीं है। आप तालिबान ला के
और दरख्तों को जला के और धावे बोल के हुकूमतें गिराने की बात करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब आप कहते हैं ना कि क्या सिर्फ इमरान खान का कसूर है, नहीं, इमरान खान का अकेले का कसूर नहीं है, लेकिन जहां हम आज खड़े हैं, जो इस साल हो रहा है, उसमें 90% इमरान खान का हाथ है। आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि ये जो 1 साल का अमल है उसमें इमरान खान 90% अकेले ही शामिल हैं इस सारे मामलात की ख़राबी की तरफ। लेकिन अब जो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से कहा भी जा रहा है, ख़ामोश इशारे भी मिल रहे हैं, वाज़े पैगामात भी मिल रहे हैं कि हमने अपने आप को अलग कर लिया। प्रैक्टिकली मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि मुकम्मल तौर पर वो अलग हो सकते हों, लेकिन उनके तो ये पसंदीदा रहे। बाजवा साहब ने कहा कि हम जर्नैल उनके इश्क में शामिल थे, तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड व्यू इन जर्नैलों का है वो बहुत ही नैरो किस्म का है। यानी इमरान खान का जो माइंड सेट है वो पाकिस्तान की भलाई का माइंड सेट समझते रहे, मगर चूंकि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, दुनिया के साथ तल्लुकात बिगाड़ बैठे, उसके बाद इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हुआ कि हम किससे अब मदद मांगेंगे। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है एक तरह से अपने आप को आइसोलेट कर रही है, या फिर हालात ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि इमरान खान का अब साथ नहीं दिया जा सकता उनके खामोश हमदर्दों के मौजूद होने के बावजूद? आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती हैं? अच्छा, इसमें बहुत सारे सवाल थे। आपने कहा इश्क में मुब्तला थे। अब ये 100% हर बंदे को अप्लाई नहीं करता इस्टेब्लिशमेंट में। कुछ को होगा इमरान खान से इश्क, लेकिन असल इश्क वही था और है जिसकी मैंने पहले निशानदही की। वो था अपने आप को परपेचुएट करना। जमहूरी पार्टियां मैच्योर हो चुकी थी, या मतलब काफी हद तक उसमें घड़मस डालनी थी, और एक नशाई बेईमान उच्चक्के से बेहतर और किससे इश्क हो सकता है पाकिस्तान आर्मी को, कि इसको हम स्क्रू करके रखेंगे और हम सारा हाइब्रिड निजाम और चलाएंगे हम, और आगे ये होगा कठपुतला हमारा। ये था इश्क जनाब। लेकिन उस इश्क ने जो तबाही फेरी, उस तबाही के बाद भी क्योंकि बाजवा साहब फिर भी सिर्फ अपना मफाद देख रहे थे, जाती, तो उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोशिश की कि यार देखो बाकी तो चोर डाकू हैं, इसी को ना चला लें। तो एक जनरल साहब वहां खड़े हुए थे, दो। पहले वाले ने कहा ये ऑनेस्ट है, फलां साहब आप इन्हें बताएंगे इनकी ऑनेस्टी का या मैं बताऊं? फिर एक और साहब खड़े हुए थे और काफी सारे, मतलब जो मेजॉरिटी थी, उन्होंने कहा नो, इनफ इज इनफ। हमें पंजाब के अंदर से नंगी गाली पड़ रही है, आवर लास्ट बैस्टियन, वी हैव टू ड्रैग आवरसेल्व्स आउट ऑफ दिस मेस। और उस मेस में से अपने आप को निकालने के लिए ये एक चीज बनाई गई, कही गई कि जी हम न्यूट्रल हो रहे हैं, और आपको पता है न्यूट्रल नहीं थे, राइट? इवन जब अपने जर्नलों के सामने बाजवा साहब कहते थे कि yes we are neutral and I'm going to take my support away, we have taken our support away, परवेज इलाही को कौन फोन करता था कि इसके साथ खड़े हो जाओ? तो एक तो बात समझने की यह है कि पाकिस्तान आर्मी ऑफ कोर्स इज नॉट अ मोनोलिथ, इट इज नॉट यूनाइटेड। ये बात गलत है कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है उस तरफ 7 लाख फौज देखती है, नहीं देखती। वो दिन गए। जी, बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया कि अब वो दिन नहीं है कि जिस तरफ आर्मी जर्नैल पाकिस्तान का देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है। तो क्या यही वजह है कि नए आर्मी चीफ के आ जाने के बाद भी इमरान खान का जो मैसी खेल है, डिसरप्टिव खेल है,
वो चल रहा है, और बज़ाहिर हमें आर्मी की लीडरशिप की तरफ से, चाहे वो आईएसआई के हेड हों और चाहे वो चीफ द आर्मी स्टाफ हो, किसी किस्म का कोई अमल नज़र नहीं आ रहा इस डिसरप्टिव पॉलिटिक्स के खिलाफ। मेरा ख्याल है जाती हमें अमल इसलिए नहीं नजर आ रहा, शायद कोई अमल हो भी रहा हो हल्का फुल्का, नजर इसलिए नहीं आ रहा कि दे आर वेरी डिटर्मिन्ड टू अपीयर न्यूट्रल। वो किसी को फोन करने से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हमने कह दिया है कि हम न्यूट्रल हैं, अगला फोन टेप करके या तस्वीर बना के बाजार में ले जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? प्राइवेटली बात होती है तो वो कहते हैं वी कैन सॉर्ट दीज पीपल आउट, बाएं हाथ का काम है, लेकिन उनका डिसीजन दैट वी हैव टू, जिस तरह जस्टिस में कहते हैं ना, जस्टिस हैज नॉट ओनली टू बी डन बट सीन टू बी डन। दे वांट टू बी सीन एज न्यूट्रल। इसलिए जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 7-8 या हाई कोर्ट्स के चंद, क्योंकि उनको एक्टिव फोन कॉल्स नहीं जा रही, उनके घरों में धमकी आमेज निशानियां नहीं छोड़ी जा रही, उनको वीडियोस नहीं दिखाई जा रही, उनको आदत थी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्शन आती थी। अब वो डायरेक्शन नहीं आ रही, धमकियां नहीं आ रही, फोन कॉल्स नहीं आ रही, सो दे आर ऑपरेटिंग इन अ वैक्यूम। वो ये सोचकर कि अब हम मादर पिदर आजाद हैं, फौज तो न्यूट्रल हो गई, हम तो यूथिया बन चुके हैं, और हमारे जो मफाद हैं। अब देखें ना, चीफ जस्टिस का क्या था, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी? एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इमरान ने बंदयाल को कहा था कि डट जाओ, तुमने देखा है किस तरह कौम ने मुझको प्रोटेक्ट किया। वो जो कौम थी जो जमान पाक में पेट्रोल बॉम्ब फेंक रही थी इसके घर के अंदर से, आपको भी इन्हीं लोगों से करवाएंगे। आपको पता है ना वो जत्थे कौन थे? एक ये बात। दूसरी बात ये कि इनसे पहले खोसा साहब ने पूरी ट्राई मारी थी एक्सटेंशन की, कि उनकी जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो 65 से 68 कर दी जाए, वो ना हो पाई। अब बंदयाल साहब और इमरान का भी यही गठजोड़ था। तो इसमें जाती मफाद बहुत हैं। जी, आपने कहा इसमें ज़ाती मफाद बहुत हैं, तो फिर क्या हम ये समझें कि जो पहले डिक्टेशन आया करती थी डायरेक्ट या इंटरैक्ट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, जजों की तरफ, वो अब नहीं आएगी? क्या अब ये सिलसिला पाकिस्तान की डिसरप्टिव पॉलिटिक्स का और हैंस रिजल्टेंटली डिसरप्टिव इकॉनमी, सोशल वैल्यूज़ का अब इसी तरह चलता रहेगा? गोरा साहब, ये कहना तो बहुत मुश्किल है ना। जिस तरीके से पीटीआई हठधर्मी दिखा रही है, क्या मालूम कि वो दोबारा उनको विजिबली सामने कूदना पड़े, राइट? तो कहा कुछ नहीं जा सकता, मामलात इतने खराब हो चुके हैं कि वो जब वो देखें, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि सियासतदान इस आदमी को डील करें। सियासतदान जो हैं वो घबराए हुए हैं कि कोई भी हमारे पांव के नीचे से कालीन एस्टैब्लिशमेंट किसी भी वक्त खींच सकती है। वो बहुत वो क्या कहते हैं, दूध के जले हैं, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। तो फौज उनसे फ्रस्ट्रेट हो रही है, और वो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये सौगात आपकी थी, इसको आप साफ करें। अब वो विजिबली साफ नहीं करना चाहते क्योंकि वो तो न्यूट्रल दिखना चाहते हैं, क्योंकि नॉन न्यूट्रलिटी पे उनको गालियां पड़ती हैं। सो वी आर इन क्वाइट अ मेस। जी, आपने कहा क्वाइट इन अ मेस। एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि सियासतदान इस मेस को साफ करें। पाकिस्तान के सबसे अहम सियासी लीडर मियाँ शहबाज शरीफ के भाई मियाँ नवाज शरीफ इंग्लैंड में हैं, आप भी इंग्लैंड में हैं, और बहुत
एक्टिवली जर्नलिज्म भी कर रही हैं और आप इन चीज़ों को करीब से देख रही हैं, तो क्या आपको नज़र आता है कि इंग्लैंड से नवाज शरीफ के जो पाकिस्तान जाने के इम्कानात थे वो भी हमें कम नज़र आ रहे हैं, या फिर वो इस मैस को हैंडल करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी, कोई टैक्टफुल प्लानिंग पास ऑन कर रहे हैं? जी, इसका एक इनडायरेक्ट जवाब है मेरे पास। वो ये है कि मुल्क में इलेक्शन होने हैं, वो आज हो, अक्टूबर में हो, अक्टूबर के बाद हो, लेकिन फेयर एंड फ्री चाहिए। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नजर ये है कि जो इस वक्त या इससे 4 माह पहले या 6 माह पहले या 8 माह पहले माहौल था, या जो आज माहौल है, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का नहीं है। उनको झूठे केसेस में जेल किया और नाअहल किया। जब तक उसका मदावा नहीं होता, और मरियम के अल्फाज में, जब तक तराजू के पलड़े इक्वल नहीं होते, वो नहीं जाएंगे, और ठीक कर रहे हैं। तो इस वक्त और देखिए, फौज का ये कह देना कि अब हम न्यूट्रल हो गए, देखें आप के साथ मैं आपके बदन पे चीरे मार दूं, आपकी एक टांग काट दूं, आपकी एक आंख फोड़ दूं, दूसरे को राजा बना दूं, और फिर ये सब करके जब मुझे ख्याल आया कि ओहो मेरे से तो गलती हो गई, मैं न्यूट्रल हो गई, मैं कुछ नहीं करूंगी। अब लंगड़ा लूला काना एक राज्य के साथ अकेला लड़े और लंगड़ा लूला काना मेरे बारे में सस्पिशियस भी रहे, तो ऐसे तो नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए होगा ना नवाज शरीफ साहब को। ही नीड्स थिंग्स, मतलब उनके केसेस क्यों नहीं खत्म हुए, नंबर 1। इमरान खान साहब के केसेस चल क्यों नहीं रहे? एक केस भी किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचा नहीं पहुंचा। उनको अभी भी बहुत छूट है, तो इसका मतलब है कि अभी तराजू के पलड़े बराबर नहीं हुए। गंद मार के उस एंड गंद के बीच में ये कह देना कि अब हम न्यूट्रल हैं, जब आपने सिचुएशन इतनी अनइक्वल बना दी है, हर इदारे में आपने ऐसे लोग ऐसी ऐसी जगहों पे बिठाए हुए हैं जिनको एक हुकूमत आके सारों को यकमुश्त निकाल नहीं सकती। कोई रूल्स होते हैं, कोई रूल्स ऑफ बिजनेस, कोई रूल्स ऑफ सर्विस, कोई रूल्स ऑफ दिस दैट द अदर। आपने इतना को लंबा किया है कि उस गंद के साथ अब आप सियासतदानों को कह रहे हैं कर लो। Did you see what I mean? I'm not advocating कि आर्मी इसके बारे में कुछ करे, लेकिन आर्मी की ये एक्सपेक्टेशन भी अनरियलिस्टिक है। देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि इमरान खान अपनी हुकूमत के आखिरी महीनों में अवाम में भी इंतहाई नामकबूल हो चुके थे, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के उन सहूलतकारों को भी अंदाज़ा था जो उनको लाए थे कि इनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो गई और मुल्क के इकनॉमिक हालात भी बहुत बुरे होना शुरू हो चुके थे। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि उन्होंने ही ये कोशिश की कि इमरान खान चले जाएं इक़्तिदार से, जिसका भले से इमरान खान को ना पता हो, मगर इनकी कुछ पॉपुलैरिटी भी बन जाएगी, और इसके बाद जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी मईशत की तबाही की सूरत में है वो भी इन पर नहीं पड़ेगी। वो पूरे का पूरा मलबा नई बनने वाली हुकूमत पर पड़ जाएगा, और जिसके नतीजा में ये दोबारा पावरफुल होके आ जाएंगे। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप कैसे देखती हैं? मैं इसको कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पे ही देखती हूँ। मेरे ख्याल में बेसिकली एक अनरेस्ट था आर्मी के अंदर। They felt they were carrying a can and it had to be gotten rid of. मियां साहब नहीं मानते थे। इवेंचुअली जरदारी साहब ने उनको कन्विंस किया, लेकिन जब यह होने लगा तो बाजवा साहब फिर भी चाहते थे कि इमरान को चलाया जाए। बाकी के जो मेजॉरिटी ऑफ कोर कमांडर्स थे, उन्होंने कहा नो,
इनफ इज इनफ, ये नहीं हो सकता। तो अगर तो कंस्पिरेसी थ्योरी आपकी ये मतलब जो आप बता रहे हैं लोगों में कि इनको निकाला ही इनको दोबारा पॉपुलर करने के लिए था, नहीं ऐसा था नहीं, लेकिन निकलने के बाद ये हो गए क्योंकि बर वक्त इलेक्शन नहीं हुआ। अगर 25 मई से पहले इलेक्शन हो जाता, जो कि पीडीएम का इरादा जनरल फैज और जनरल बाजवा को पता था, लंदन में ये डिसीजन हुई थी कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कर लिया है, मियां शहबाज शरीफ ने ओथ ले लिया है, लेकिन फौरी तौर पे इस्लाहात इलेक्शन की और नैब लॉ की करके असेंबलियां तहलील की जाएं और इलेक्शन कॉल किया जाए, क्योंकि सौगात का गंध हम नहीं अपनी गोद लेना चाहते। हम आएंगे तो फ्रेश मैंडेट के साथ आएंगे। ये बात बाजवा साहब को, फैज साहब को पता थी। उनको ये भी पता था कि अगर उसी वक्त असेंबलियां तहलील हो गई और इलेक्शन हो गया तो इमरान खान बुरी तरह हारेंगे और पीडीएम, नवाज शरीफ वगैरह बहुत भारी अक्सरियत से जीतेंगे। तो उन्होंने इमरान खान साहब को ये तजवीज दी कि तुम हल्ला बोलने का ऐलान कर दो। उसने ऐलान कर दिया। बेवकूफी पीडीएम में लोगों की ये थी कि वो उस ट्रैप में आ गए और उन्होंने कहा कि ये हल्ला बोलने का कह रहा है और लोगों को कह रहा है कि मैं इलेक्शन लेके जाऊंगा, तो अब तो हम वीक लगेंगे। लगे भाई, 4 दिन आप वीक लग लेते, क्या फर्क पड़ना था? आप इलेक्शन कॉल करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जो सबसे बड़ी गलती पिछले 1 साल में पीडीएम ने की है वो ये कि जो चालाकी चलाई थी बाजवा कम फैज ने, ये उसके ट्रैप में आ गए और इनका नहीं, अब तो हम टेन्योर पूरा करेंगे। कोई जरूरत नहीं थी, इलेक्शन बुला लेना चाहिए था उसी। और बाजवा और फैज ने जाके इमरान को ये बताया कि जाओ धावा बोलो, वो इलेक्शन कराने वाले हैं, उनको डराओ। तो इस सारी सूरत हाल में अब आखिर में आपसे ये राय लेना चाहूँगा कि क्या गाड़ी इसी तरह चलती रहेगी? किसी किस्म के सुधार का कोई इम्कान है, जबकि इकोनॉमिक क्रंच बहुत सीवियर नौयत का है? देखिए, गाड़ी इस तरह तो जाहिर है चल ही नहीं सकती ना। और देखिए, इकोनॉमिक क्रंच गो के देखें, इस वक्त जो बहरान है उसमें पिछले साल का पूरा हाथ है, लेकिन उसके नीचे भी तो एक पाइल ऑफ डंग है ना जी। ये जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, जिसमें एलीट क्लास टैक्स नहीं देती, बहुत सारे और भी नहीं देते, टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत लो है, बहुत से सेक्टर्स हैं जो नहीं देते, किसी हुकूमत ने उसको दुरुस्त नहीं किया। तो आई थिंक द प्रॉब्लम रन्स वेरी डीप। अगर आप शहबाज शरीफ साहब के ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंसमेंट देखें, बेमानी थे। आपको पता लगता है कि यहां कोई विल नहीं है चीजों को फंडामेंटली ठीक करने की, बिल्कुल नहीं है। जिस मीटिंग में रादर जिस दिन जिस भी जगह पे उन्होंने अनाउंस किए थे अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स कि गाड़ियां फलानी नहीं होंगी और पेट्रोल इतना नहीं होगा और होटल 5 स्टार, आपको पता है उनके मावने खसूसी बीएमडब्ल्यूज में ड्राइव करके आए थे उस अनाउंसमेंट के लिए। और जो कमेटी थी, ऑस्टेरिटी कमेटी बिठाई थी इन्होंने 25-26 जनवरी को, जिसने 27-28 को अपनी सिफारिशात पेश की थी, उसमें से 5% इन्होंने अनाउंस किया। लेकिन गोरा साहब अनाउंस किया, ना कुछ लेजिस्लेट किया, ना कोई तहरीर की। मतलब नोबडी इज बाउंड बाय एन अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या होती है? आपने अनाउंस कर दिया कि गुल बुखारी कल से फर्स्ट क्लास नहीं ट्रैवल करेगी। भाई, रूल्स में अगर गुल बुखारी को अलाउड है
तो वो तो आपको कहेगी भाग यहाँ से, निकल, मैं तो करूंगी, ठीक है ना। There is no way of implementing unless you take certain things to parliament, you pass a law or a whatever, या किसी और फोरम पे आप कोई लिखत पढ़त करें, कोई लॉ लाएं, मतलब डिफरेंट ग्रेड्स को, जो भी ट्रैवल अलाउंसेस और गाड़ियां और घर और मरात और नौकर चाकर ट्रैवल अलाउंसेस हैं, उनको जो वो लिखे हुए हैं उन लिखों को चेंज करें। वो नहीं किया, वहां आपको नियत पता चलती है। जी, तो हम एक साल से एक तरफ से इमरान खान की तरफ से डिसरप्टिव पॉलिटिक्स देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी कोट अनकोट नाअहलियत को देख रहे हैं, उनकी इनइफेक्टिवनेस को देख रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को जो उम्मीदें बाहर के मुल्कों से होती थी कि शायद अमेरिका से, सऊदी अरब से, चीन के हामी इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स को चीन से उम्मीदें होती थी, वो सब की सब प्रैक्टिकली फेल हो गई। और आपने पीछे कहा कि इस तरह ना तो निज़ाम चल सकता है, ना फिर मुल्क चल सकता है। आखिर में ये बताइए कि फिर ये सब कुछ ठीक आपके ओपिनियन में कैसे हो सकता है? मेरी ओपिनियन में ये ठीक नहीं हो सकता जब तक कि नियतें साफ ना हो जाएं, और अभी तक मुझे नियतें साफ नजर नहीं आ रही। कोई भी अपनी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, कोई भी। कोई क्लास ले लें, कोई पार्टी ले लें, कोई नहीं करना। सिर्फ वही पाए उसमें से अपने केक का पीस बढ़ाना चाहते हैं। उस गरीब आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। ये जिस ट्रेजेक्ट्री पे हैं हम, दिस इज नॉट लीडिंग टू बेटरमेंट। आई एम सो सॉरी। बहुत आखिर में ये बताइए कि आज की डिस्कशन में कोई ऐसी बात जो हम मिस कर रहे हो, आप उसको शामिल गुफ्तगू करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शामिल कीजिए। हाँ, देखिए, आज की डेवलपमेंट, बंदयाल साहब ने 8 आदमियों का कोर्ट बिठा दिया है। तो वो मतलब कल परसों की खबर कल की ये थी कि वो ईसा साहब के साथ बैठे, उससे लोगों को उम्मीद हुई, मुझे तो बिल्कुल नहीं थी, लोगों को उम्मीद हुई कि शायद अब कुछ मफाहमत, कोई दरमियाना रास्ता। I knew that would not happen. So he is probably trying to go and fight to the end, which means the constitutional crisis will deepen further, which means political instability is here to stay or will deepen further, and literally the claws are coming out. तो बेहतरी देखना जो है वो इस वक्त कबल अज़ वक्त लग रहा है। अभी तो आप ये मेरा ख्याल है लड़ाइयाँ और फिस्ट फाइट्स और ये सारा कुछ ही देखेंगे और इसका नतीजे का इंतजार करेंगे। लेकिन पता नहीं, कहा नहीं जा सकता कि कौन सी साइड जीतेगी। पर नाउमीदी की बात यह है कि जिस साइड को भी आप अच्छा समझें, कोई भी साइड जीत जाए, दोनों साइडों पे सिंसेरिटी का, कैपेसिटी का, विल का, सब चीज़ों का फुकदान है। बहुत शुक्रिया गुल बुखारी साहिबा, बहुत दिनों बाद आपके साथ बातचीत हुई। हमारी ख्वाहिश होगी कि आपसे ये टीवी टॉक हम जल्द किया करें और आपकी जो इनसाइट है वो हमारे व्यूअर्स सुना करें, देखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गोरा साहब, थैंक यू। नाज़रीन, मैंने इस शो से पहले मुनीर नियाज़ी का एक शेर कोट किया था और इस शो के आखिर में अपने दोस्त एजाज कमर राजा का एक शेर कोट करता हूँ। लोग जो चाहें उन्हें कहने दिया जाने लगा है,
मसला लेकिन वहीं रहने दिया जाने लगा है। तो मैंने और गुल बुखारी साहिबा ने जो बातचीत की उससे साफ अयां होता है कि मसला जूं का तूं है, वहीं का वहीं है। आज की बातचीत मेरे साथ और गुल बुखारी साहिबा के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाएं, हम आपको जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे रोशनास कराएं, चाहे इसके बदला में हमें किसी किस्म का भी लेबल लेना पड़े, हम उससे घबराते नहीं, कतराते नहीं। आप टैग टीवी के यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐप्स पर न्यूज़, व्यूज़, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ आप 24/7 अराउंड द ग्लोब देख सकते हैं। आप हमारी ऐप्स को एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको, अमेज़ॉन पे डाउनलोड कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.